नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के सभी प्रिय छात्रों का और हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूट्यूब चैनल के जरिए पिछले ही सत्र में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के प्रथम चरण को देखा, समझा या सुना आपने, जिसके माध्यम से मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून बढ़ने का संबंध मनुष्य की किस वृत्ति के साथ है, इसको आपके सन्मुख रखने का प्रयास मैंने किया है। आगे चलकर लेखक लिखते हैं, मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उस समय नाखून का उपयोग हुआ करता था लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, अपनी स्वरक्षा के लिए, खुजली के लिए। लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में नाखून की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़ने झगड़ने के लिए विभिन्न शस्त्र अस्त्र का निर्माण मनुष्य ने किया। खुजली करने के लिए भी मनुष्य ने वैज्ञानिक संसाधनों का आविष्कार किया है। इसलिए नाखून काटने के लिए भी उसने एक औजार बनाया। तो वह आज का मनुष्य अपने बच्चों को डांटता है कि तुमने नाखून क्यों नहीं काटे। लेकिन कुछ वर्षों पहले, कुछ हजार वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व यही मनुष्य अपने बच्चों को डांटता होगा कि तुमने नाखून क्यों काटे। देखिए, काल बदलता है तो काल के साथ साथ विचार भी बदलते हैं, संसाधन भी बदलते हैं, लेकिन काल के साथ वृत्ति नहीं बदलती। ये बताने की कोशिश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के माध्यम से करना चाहते हैं। जो वृत्ति लाखों हजारों वर्षों पूर्व भी मनुष्य के पास थी, हिंसक वृत्ति, अहिंसा की वृत्ति, आज भी है। ये दोनों प्रकार की वृत्तियां। इसलिए लेखक लिखते हैं, लेकिन प्रकृति है कि आप भी नाखून को लीजिए जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह आप भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती, वह उभर कर जागृत हो जाती है। उसी प्रकार से नाखून को कितनी भी बार काटे तो भी वह उभर कर पुनः पुनः बढ़ते ही चले जाते हैं। लेखक लिखते हैं कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे, और उन नाखूनों का प्रयोग वह किस प्रकार से करते थे उसका चित्रण वात्सायन के कामसूत्र में भी है। काम वासना की तृप्ति के लिए।
इन नाखूनों का भी उपयोग तत्कालीन समय के स्त्री पुरुष किया करते थे। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात कहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य वृत्तियां रह गई हैं, जिसके अध्ययन की आवश्यकता है, जिसके अनुसंधान की आवश्यकता है। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उगना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है, और असल में सहजात वृत्तियां अनजानी स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? सोचता तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता का प्रमाण है, मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे और कोई रास्ता खोजना चाहिए। शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधिनी है। इसलिए मनुष्य चाहता है कि अब यह शस्त्र अस्त्र से युद्ध करने का समय नहीं। वह मनुष्यता के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन बार बार नाखून का बढ़ना उसको याद दिलाता है कि उसके अंदर भी पाशवी वृत्ति है। और लेखक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो भी अनायास बढ़ता है उसके अनुसंधान की आवश्यकता है। केस का बार बार बढ़ना, पलकों का बार बार झपकना, दांतों का दोबारा उगना, ये क्यों ऐसा होता है? इसके अध्ययन की आवश्यकता है। कुछ अंश तक लेखक ने नाखून का बढ़ना इसके ऊपर एक वृत्ति के साथ उसको जोड़कर हम तक पहुंचाने की कोशिश की, उन विचारों को। लेकिन अन्य कई हिस्से हैं मानवीय शरीर के, उसके अध्ययन की आवश्यकता है। लेखक लिखते हैं, मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थी शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, अपने ही अधीन रहना, इंडिपेंडेंस। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी इंडिपेंडेंस को सेल्फ डिपेंडेंस कहता हूँ और सोचता हूँ, इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता? आपने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा की? अनजाने में हमारी भाषा द्वारा प्रकट होती रही है।
मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखियों नहीं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ये जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए नए निर्माण हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं अधिक नहीं बदली हैं मित्रों। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की खास विशेषता है मित्रों। यानी अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन, यह हमारी भारतीय संस्कृति की खास विशेषता है। जब तक हम अपने आप के बंधन में रहेंगे तब तक हम मनुष्य रहेंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति को विश्व की सबसे महान संस्कृति माना जाता है। लेखक आगे लिखते हैं, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम कहीं अनुसंधिकता की नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो न दे। ये प्रश्न लेखक को बार बार पड़ता है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर ले, पड़ताल कर ले। जो हितकर होगा उसे ग्रहण करे और जो हितकर है उसको छोड़ दे। लेकिन हम पुराना छोड़ना भी नहीं चाहते और नया अस्वीकार करना भी नहीं चाहते। उसे भी स्वीकारना चाहते हैं और पुराना छोड़ना भी नहीं चाहते। यानी ये जो दुविधा स्थिति है मनुष्य की, इस कारण मनुष्य के जीवन का विकास होने की अपेक्षा जीवन का ह्रास होता चला जा रहा है। इसलिए मित्रों, लेखक लिखते हैं, सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी चाहिए, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जाति को लेकर भी लेखक ने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए। इस देश में कई प्रकार की जातियां हैं जो कर्म के आधार पर है, लड़ती झगड़ती रही है आपस में, फिर भी वे प्रेम पूर्वक रहते हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश भी की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों में अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा और पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इस प्रकार मनुष्य अन्य सजीवों से अलग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को भी अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर
चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी खास जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं, यह मात्र मानव धर्म है और यह मानव धर्म के लक्षण है मित्रों। और इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महाभारत का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, महाभारत में इसलिए निर्वय भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। तो मित्रों, इस प्रकार यानी मनुष्य का जो स्वभाव है, स्वभाव से, व्यवहार से मनुष्य अन्य सजीवों से अलग है, इसलिए उसे मनुष्य कहा गया है। मनुष्य की संस्कृति अत्यंत पुरातन संस्कृति है, विशेषकर भारतीय संस्कृति, उसका भी परिचय लेखक यहाँ पर देते हैं। भारत देश में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ण के लोग रहते हैं। आपस में कुछ समय वो झगड़ते लड़ते हैं, फिर भी वह एक विचार से रहते हैं, राष्ट्र के नाम पर एकत्रित हो जाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा इतिहास है। फिर भी मनुष्य अपने अंदर की पाशविक वृत्ति को नहीं त्यागता, इसलिए नाखून का बढ़ना निरंतर जारी है। ये भी लेखक हमें बताना नहीं भूलते। तो इस प्रकार से नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के अंतर्गत इस मध्यम चरण में, द्वितीय चरण में लेखक ने यह बात हमारे सम्मुख रखी। इस निबंध का अंतिम चरण जो है, इसको हम अगली कड़ी में आपके सामने विवेचित करेंगे। आपने मेरी बात अब तक बहुत संयम के साथ ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे इन विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। हम पुनः मिलेंगे इसी निबंध के अंतिम चरण को लेकर। धन्यवाद।